न्यूनतम तापमान कहाँ पे रहता है? औसतन न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के किस स्थल पे रहता है? जसपुर क्षेत्र में, है ना। और सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? अबूझमाड़। कितना सेंटीमीटर? 152, 152, 132, 122 ऐसे याद करवाए थे। 130 से 132 नॉर्मल रेंज है, 152 अबूझमाड़ का है, 122 मैदानी क्षेत्र का है। सब भूल जाओ तुम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ऋतु आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, सब पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और भाई वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु क्यों आता है, इसके कारण लास्ट क्लास में आप सब जान ही चुके हैं। अब इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल जो चीज़ें दी उतना ही काम का है। समय अवधि भाई कब से कब तक चलेगा? तो अक्टूबर से फरवरी, फरवरी से जून और जून से अक्टूबर। क्लियर हुई बातें? तो कितनी, इसको कैसे याद रखेंगे, हमेशा याद करवाता हूँ, बताइए कैसे याद करेंगे। बोलो पहले। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 5 हो गया, हो गया ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर से आ गया अक्टूबर में। तो 5 महीने का सीक्वेंस लेकर के चलना है, क्योंकि लास्ट में दो नाम रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार बोलिए कहाँ चालू करेंगे? तो गिनो एक बार। अक्टूबर से भैया आप लोग पहुंचो फरवरी, फरवरी से जून, जून से फिर आप पहुंचो अक्टूबर। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु आएगा। गिनिए, बताइए फटाफट। फरवरी। कौन सा ऋतु होगा अक्टूबर से फरवरी में? शीत ऋतु। फिर आपका फरवरी से फिर जून तक क्या चलेगा? ग्रीष्म ऋतु। फिर जून से, ग्रीष्म ऋतु से जून से अक्टूबर क्या रहेगा आपका? तो तीनों का रेंज पता चल गया। तो इस तरीके से 5 महीने का रेंज बताना, लास्ट में क्या करना? 16, 15, 16, 15, 16, 15। क्लियर हो गया इतना डेट? अब डेट याद रहेगा आपको। 16, 15, 16, 15, 16, 15, अक्टूबर चालू करो, वापस अक्टूबर में आ गए, काम खत्म ना। 5 का गिनती में। चलिए डेट याद हो गया। सर्वाधिक ठंडा महीना छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? जो कि अभी चल रहा है आप लोगों के लिए, है ना भैया। सबसे सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा रहता है? दिसंबर। कौन सा महीना रहता है? दिसंबर। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा रहता है? सर्वाधिक ठंडा स्थान सब पूछा हुआ, इसलिए पूछेगा, महीना पूछ लेगा आने वाले एग्जाम में, है ना। अभी स्थान पूछा है तो। फिर न्यूनतम औसत तापमान कहाँ पे रहता है? तो सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर है, मगर न्यूनतम औसत तापमान बोले तो क्या लेंगे आंसर? जसपुर नगर। कितना रहता है? 23 डिग्री से भी कम। कितने से कम? हाँ। प्रदेश में दिसंबर का माह बहुत ठंडा हो जाता है बोल रहे हैं, तो किस कारण से होता है बोल रहे हैं? तो क्या बोलें, किस कारण से? किस कारण से? हाँ, तो याद रखेंगे भैया, पश्चिमी गर्त से। पश्चिमी गर्त मतलब जो हवाएं आपकी, समझ लीजिए हल्का सा, बाकी इंडियन ज्योग्राफी में समझाएंगे। अभी केवल समझा देता हूँ हल्का सा, ठीक है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे अच्छे से। और कि जब ये आपका भाई प्यारा सा भारत है, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो जब भाई ये गर्म हो गया था धरती, तो यहाँ से वायु आ रही थी कि नहीं आ रही थी? सब तरफ से आ रही थी ना ये। तो जितनी वायु आई थी ये भैया गमन करते करते चल जाएंगे ऐसे। क्लियर हो गई बातें? तो बताइए ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। क्लियर हो गई बातें? तो ये जो दिशाएं जब धरातल गर्म हो, जितने इधर का ऊपर का जमीन गर्म हुआ, सब तरफ हवाएं जाएंगी, है ना। तो जितनी गर्म जमीन है सब तरफ हवाएं चली गई जब जमीन गर्म था। अब गर्मी के बाद क्या आता है? गर्मी के बाद क्या आता है? बरसात आता है। तो बरसात आएगा तो भाई जमीन में जब पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो जमीन ठंडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और ये जो हवाएं यहाँ से पानी गिराते गिराते, कॉमन सेंस दिमाग ऑन रखिएगा, जो हवाएं पानी गिराते 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 पूरे जमीन वाले इधर, और जो देश है ना पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान इधर आपका अफगानिस्तान, इराक वगैरह, सऊदी अरब वाला जो एरिया है ना पूरा, वो सभी भूमि है। तो सब जगह भैया हवाएं जो है पानी गिराते 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 चल जाएंगी। चल जाएंगी नहीं चल जाएंगी? अब इनके पास पानी तो है नहीं, और इधर अब गर्मी खत्म हो गई, गर्मी में इधर गर्मी में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई है। अब यहाँ पानी गिरना चालू हो गया। पानी गिरना चालू तो क्या हो जाएगा? जमीन ठंडा होगा कि नहीं होगा? ठंडा होगा। और अब ये हवाएं, क्योंकि भाई इनके अंदर पानी खत्म होती है, गर्म होगी नहीं होगी? तो फिर से क्या होने लगेगा? फिर से भैया ये इस तरीके से वापस से हवाएं लौटने लगेंगी। किस दिशा से? पश्चिम दिशाओं से लौटने लगेंगी। और पश्चिम दिशा से लौटेगी तो भैया यहाँ पे पानी गिराएगी, छत्तीसगढ़ में पानी गिराते हुए लौट जाएगी यहाँ पर। क्लियर हो गई बातें? मगर पानी गिराएगी कैसे? क्योंकि पानी तो इसमें रहती नहीं है। तो पुनः यहाँ पे जो आती है भैया वापस से बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है और यहाँ गिराते हुए निकल जाती है। क्लियर हो गई इतनी बातें ना? चलो बाकी अब कैसे गिराती, क्या गिराती है, उसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में समझेंगे। हल्का सा बता देता हूँ। जब हवा लौटी, यहाँ पे लौट गई अपनी, पानी प्राप्त करके हम नीचे निकल रही है। क्लियर हो गई बातें? तो भाई अपने हमसे क्या मुड़ेगी? उत्तरी उलान कैसे मुड़ती है अपने, वो कैसे मुड़ती है? राइट साइड। तो राइट साइड मुड़ेगी तो यहाँ पूरे एरिया में पानी गिराएगी। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ प्राप्त होगी भारत में? तमिलनाडु में। कहाँ पे?
इसीलिए भी तमिलनाडु के ऊपर यहाँ दिखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर छत्तीसगढ़, तो यहाँ भी हमको ठंडी के ऋतु में जो वर्षा प्राप्ति होती है वो पश्चिमी गर्तों से प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बातें? तो ठंड में जो वर्षा होती है किसके कारण से होती है? पश्चिमी गर्तों से। पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से जल वापस ग्रहण कर लेती हैं तो फिर वो पानी गिराना चालू कर देती हैं। ठीक, बाकी इसको डिटेल्ड बारे में हम पढ़ेंगे कब आपका, तो इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, बाकी अब समझ गए पश्चिमी गर्त क्या होता है, जो हवाएं गई थी वही वापस आएंगी, है ना। चलो, और जब वापस करेंगे भाई बरसात, दिसंबर के महीने में बरसात होती है यहाँ पर पश्चिमी, इसलिए अभी कुछ दिन पहले बरसात देख रहे थे, स्वेटर दोनों एक साथ पहनना पड़ रहा था, है ना। तो उसी वजह, हालांकि चक्रवात के कारण था। तो दिसंबर के महीने में जब भी वर्षा होगी छत्तीसगढ़ में, कैसे होगी, किस कारण से होगी, तो पश्चिमी गर्त से होगी। ठंड के समय वर्षा होगी तो किस कारण से होगी? पश्चिमी गर्त से होगी। हालांकि चक्रवात के कारण भी वर्षा होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ, गर्त, गर्त माना होती है कि गति, दिशा, भूखंड के अनुरूप। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, अगला कौन आ गया आपका? ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा हो रहा था? दिसंबर। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? सर्वाधिक ठंडे स्थान कौन था? सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? औसत तापमान सबसे कम कहाँ था? और औसत तापमान सर्वाधिक कहाँ है? तो रायगढ़ जाएंगे चांपा के जिलों में। कहाँ पर है? हाँ, तो रायगढ़ सर्वाधिक औसत तापमान सर्वाधिक रहता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत सारी कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी मिला के वहाँ पे हजारों कंपनियां हैं, इसलिए वहाँ का तापमान ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। और रायगढ़ सटा हो जाएंगे चापा है, हालांकि अब सख्ती हो जाएगा, इस सब एरिया में पूरे प्लांट है आपका, इसलिए भैया एरिया गर्म हो जाता है। और यहाँ तापमान कितना रहता है? औसतन 27 डिग्री से ऊपर ही रहता है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। वर्षा ऋतु देखते हैं अब, आइए लास्ट में। समयावधि कौन तो देख चुके हैं। मानसून का आगमन कब होता है हमारे यहाँ? 10 जून से 10 जून से, हाँ, और कहाँ पे होता है सबसे पहले? कहाँ टकराएगा? तो 10 जून के आसपास कहाँ टकराएगा? कहाँ टकराएगा 10 जून के आसपास? तो 10 से 15 जून के आसपास कहाँ टकराएगा? यस। और भारत में कब प्रवेश करता है? तो 1 जून के आसपास। कब? 1 जून के आसपास। तो 1 जून को भाई केरल पहुंचा, अभी आते आते बस्तर कितना हो जाता है? 10 से 15 जून ले लेता है, 10 से 15 दिन लग जाता है। ठीक है, चलो। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कितने सेंटीमीटर वर्षा? 187 सेंटीमीटर से। कितने? हाँ। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, क्योंकि पश्चिमी भाग तो पर्याप्त पानी प्राप्त करता है, केवल पूर्वी भाग प्राप्त नहीं कर पाता है पानी, क्योंकि है वृष्टि छाया प्रदेश। और वो कैसे बनता है भी बता चुके हैं आप लोगों को 2-3 बार। चलो, सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र 1500 मिलीमीटर से जहां अधिक हो, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में आता है। वो कौन कौन सा क्षेत्र हो? देखिए तो उसमें जसपुर नगर, दंडकारण्य क्षेत्र और रायगढ़ बेसिन। कौन कौन सा क्षेत्र? जसपुर नगर, दंडकारण्य क्षेत्र और रायगढ़ बेसिन। देखिए, दंडकारण्य क्योंकि वहीं पे सबसे मानसून हिट किया, तो जितना पानी था ज्यादा पानी वहीं पे था, उस वक्त गिराते ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा। दूसरा, रायगढ़ जसपुर में क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि रायगढ़ जसपुर पूर्व की ओर झुके हुए हैं, सबसे पहले बंगाल खाड़ी से हवाएं आती है, रायगढ़ जसपुर से टकराती हैं, इसलिए इन तीनों स्थानों में क्या हो रही है? औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वर्षा 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जसपुर, रायगढ़, दंडकारण्य। कारण भी पता चल गया। आने वाले टाइम में क्षेत्र ना पूछिए, कारण पूछेगा तो आप बता लेंगे ना आप सबके सब। चलिए, तो कारण क्या बताएंगे कि सर हमारे प्यारा छत्तीसगढ़ है, ऐसा करके। तो सर जब मानसून का आगमन होता है सबसे पहले अबूझमाड़ बस्तरल क्षेत्र से टकरा रही है, इस वजह से यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है दंडकारण्य क्षेत्र में। और सर हल्का झुकी हुई है, इसलिए जसपुर रायगढ़ क्षेत्र झुका हुआ है किसकी ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर। किस ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर। इसलिए जब वहां से वर्षा आती है, हवाएं आती है, तो सबसे ज्यादा पानी लेके आती है और यहीं टकराती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा की अच्छी खासी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के सबसे पास भी है और उच्चावच भी है, यहाँ पहाड़ियां है, पाट प्रदेश है ना, इसलिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए, ध्यान रखिएगा, कारण के साथ पता होना चाहिए। एनुअल टाइम में जगह पूछना छोड़ देगा, एनुअल टाइम में कारण पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ जसपुर में क्यों मिल रहा है? उच्चावच और समुद्र से नजदीकी के कारण। बस्तर में क्यों? मानसून के आगमन की हवाएं सबसे पहले वहां टकराती है, इस कारण। चलो, निम्न वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र देखिए, जहाँ 1300 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पे देख लीजिए कौन कौन है। तो उत्तरी पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, क्योंकि पूरा जसपुर पानी गिरा दिया, अब जो बघेलखंड जा रहा है वहाँ पानी रह ही नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा, मध्यवर्ती महानदी बेसिन के अधिकांश भाग, तो महानदी बेसिन का मध्यवर्ती हिस्सा, क्योंकि जो उधर से आपका महानदी से जब प्रवेश किया तो रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर गिराते हुए हवाएं आ रहे हैं मैदान में, तो रायपुर आते हुए महासमुंद दुर्ग संभाग आते थे, पानी कम हो जाता है, इसलिए न्यूनतम वर्षा कहाँ पे हो रहा है? तो मध्यवर्ती महानदी बेसिन के अधिकांश भाग में, और साथ में कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी बघेलखंड में। क्लियर हो गई इतनी बात? इसको ध्यान से रखिएगा समझ करके।
ठीक हो गई बातें भाई, देख लीजिए। ठीक, जब सर यहाँ से हमारी महानदी निकलती है, यहाँ से ऐसे करके निकल जाती है, यहाँ से शिवनाथ आकर कैसे मिल जाती है, इसमें और हल्के ऐसे रहती है, ऐसे मिल जाती है। ठीक होगी इतनी बातें सर। तो यहीं से सर बादल वगैरह आते हैं घूमते घूमते घूमते, ये जसपुर को हिट किया, ये रायगढ़ को हिट किया, ये जांग चांपा को हिट किया, ये बिलासपुर को हिट किया। क्लियर हो गई बातें, दिख रहा है कैसे हो रहा है। तो जितना पानी है यहाँ अधिकांश यहाँ गिरा दिया, यहाँ हवा यहाँ से कुछ बढ़ करके इधर चली गई, तो यहाँ कम पानी लेके गई नहीं गई, गई। कौन सा क्षेत्र है ये, उत्तर पूर्वी बघेलखंड, सिंपल सी बात है। और भैया जो हवा इधर आई वो कहाँ गई, रायगढ़ वगैरह क्षेत्र में, जांग चांपा क्षेत्र में अच्छा खासा पानी गिरा, ये लास्ट में आपको मध्यवर्ती हिस्से में आई जब आपके, तो पानी रहेगा क्या ज्यादा, नहीं। इसलिए न्यूनतम वर्षा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपका, उत्तरी पूर्वी बघेलखंड और आपका मध्यवर्ती महानदी बेसिन के कुछ भाग। ठीक, समझ गया बात ना, समझे कि नहीं समझे, और जोर से बोलो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। वार्षिक ताप कटिबंध, ठीक, आइए देखते हैं। तो ताप कटिबंध, उच्च ताप कटिबंध, उच्च से मध्यम ताप कटिबंध, निम्न मध्यम ताप कटिबंध और निम्न ताप कटिबंध। तो भाई ताप के अनुसार पे 4 कैटेगरी में बांट दिया है, निम्न, मध्य और उत्तम, फिर मध्यम को 2 हिस्से में तोड़ दिया है। क्लियर हो गई बातें, निम्न, मध्यम और उत्तम, निम्न को फिर 2 हिस्से में तोड़ दिया है, निम्न नीचा वाला, निम्न ऊंचा वाला। ठीक है, चलिए। तो 27 डिग्री से जब अधिक हो जाए तो किस में आ जाएगा वो, जोर से बोलो, 27 डिग्री से अधिक तापमान वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा, उच्च ताप कटिबंध में। किस में आ जाएगा, और रायगढ़ में क्या होता है, 27 डिग्री से ऊपर रहता है ना रायगढ़ जांगी चांपा में, इसलिए वो किस में आ जा रहा है, रायगढ़ उच्च ताप कटिबंध में। फिर 25-27 डिग्री बीच में रहेगा तो उच्च मध्यम ताप कटिबंध में, और 23 से 25 रहेगा तो निम्न मध्यम ताप कटिबंध, और 23 से कम रहेगा तो पूरा खेल भैया 23, 25, 27 का है। क्लियर हो गई बातें। 23 से कम रहा तो 3 डिग्री याद रखना है, 23, 25 और 27। 23 रहा, 23 से कम रहा तो निम्न वाला, 23 से 25 रहा तो निम्न मध्यम रह गया, 25-27 रह गया तो उच्च मध्यम, और 27 से ज्यादा रह गया तो। क्लियर हो गई बात है, इतनी ध्यान रखिएगा। वर्षा वाले में क्या कैटेगरी थे बताइए, कितने से कम कितने ज्यादा, एमएम बताइए। 4 कैटेगरी पढ़े थे ना उसमें भी, 1500 से अधिक, फिर एक और कुछ था रेंज, बताओ। कहाँ जा रहा है दिमाग, बुक है इसका, बुक से पढ़ना है, यूट्यूब में डल रहा है वहां से रिवीजन करना है, क्लास में रटवाते हैं तब हो रहा है। अच्छा मजाक बना दियो तुम लोग, हो गया तुम लोग पीएससी सिलेक्शन बेटा, और निकल गया व्यापम। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 दिन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 4 पेज का, वो याद नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको। 130, 140, 140, 150, 150 से अधिक इतना ही था बस वो। चलो बताओ 4 कैटेगरी में कौन कौन सा तापमान है यहाँ पे, 23, 27, 23, 25 और 27। 23 से कम किस में आएगा, 23 से 25, 25, 27 और 27 से अधिक। निम्नतम ताप वाले में आ जाता है कौन सा, तो जसपुर नगर क्षेत्र। कौन आ जाता है, अब देखिए थे निम्नतम आ रहा था 23 डिग्री से कम था तापमान, तो किसमें आ जाएगा ये, जसपुर नगर क्षेत्र और मैनपाट अंबिकापुर। कौन आ जाएगा इसमें, तो निम्नतम तापमान वाले क्षेत्र में कौन आता है, जोर से बोलो, जसपुर नगर क्षेत्र और मैनपाट। निम्न मध्यम ताप कटिबंध कौन सा हिस्सा आ जाता है, क्षेत्र, प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र। तो प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस कटिबंध में आता है, किस में आता है, और ऐसे बोलने से हाँ। और निम्न मध्य उच्च मध्यम ताप कटिबंध कौन कौन आता है, तो पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र, हसदेव बेसिन, दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश और दंडकारण्य प्रदेश। क्लियर हो गई बातें। और उच्च ताप वाले में कौन आ जाता है, तो रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा। कौन कौन आ जाएगा, हाँ। तो ये सब तो याद हो गया होगा, इसमें दिक्कत हुई इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो। उच्च मध्यम ताप कटिबंध में कौन कौन आता है दिमाग में बैठा लो। तो बघेलखंड वाले में कम पानी हो रहा था इसलिए ताप अधिक था, वहीं पे हसदेव नदी बहती इसलिए वहां ताप अधिक होगा। ये दो ठोक दक्षिणी जसपुर याद रखना, और क्या रखोगे भैया, दंडकारण्य क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें, चलो हो गया याद। आगे बढ़ते हैं, आज चालू करते हैं हम लोग नदी अपवाह तंत्र, आपका चालू करते हैं टॉपिक। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियों से आप परिचित हो जाइएगा। छत्तीसगढ़ जल संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ को 5 जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र की, हम जल जो ग्रहण करते हैं उसके क्षेत्र के अनुसार हमको कितने हिस्से में बांटा गया है, मिट्टियों के अनुसार कितने हिस्से में बांटा गया है, प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से 4,
तो ये सब याद रहना चाहिए और सबका क्षेत्र अगर सब मुजवानी होना चाहिए। तो बताइए जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ कितने से बांटा गया है? तो 5 से वो कौन कौन से जल ग्रहण क्षेत्र, तो क्या बोलेंगे? पहले महानदी, पहली नदी कौन सी है? फिर कौन सी नदी? दूसरी? फिर कौन सी नदी है? फिर कौन सी नदी है? और फिर कौन सी नदी है? तो जब आप जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की नदी को ध्यान में मत रखिएगा, यह राष्ट्रीय स्तर की नदियों को ध्यान में रख करके आपको बांटा गया है, ठीक है? तो राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? महानदी, फिर उसके बाद कौन सी है? गोदावरी नदी, फिर कौन सी है? सोनगंगा नदी, फिर कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है, फिर कौन सी है? बताइए सबसे कम परसेंटेज में हम किससे जल लेते हैं? किससे लेते हैं? कितना परसेंट? आधा परसेंट। कैसे बोलोगे? आधा परसेंट, ऐसे याद रहेगा, ठीक है? और उस ब्राह्मणी से कितना लेते हैं? 1%। तो ब्राह्मणी से केवल 1% और आपको भाई नर्मदा से आधा परसेंट, याद रहेगा। बाकी ऊपर का याद कर लो, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, ऐसे याद रख लेना। क्या बोलोगे? 14 दूनी 28 दूनी 56, क्या बोलोगे? 14 दूनी 28 दूनी 56, क्या बोलोगे? तो लगभग 14 के नियरेस्ट है ये, 13.63, 28 हो गया और 56 हो गया, आपको एग्जाम बन जाएगा। क्लियर होगी इतनी बातें? तो भैया बताइए नदी ग्रहण क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 5। पहला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जल हमको कौन से नदी अपवाह तंत्र से मिलता है? हाँ, सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन से जल ग्रहण क्षेत्र में आता है? महानदी में। कितना परसेंट? कितना परसेंट? दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, अरे 28% बताओ। गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र 13% या 14%, ब्राह्मणी वाला और नर्मदा वाला। तो 5 अपवाह तंत्र में नदियों का नाम बताइए। पहला नाम क्या है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? पांचवा कौन है? फिर से साथ बोलेंगे। पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोनगंगा, चौथा है ब्राह्मणी, पांचवा है नर्मदा। परसेंटेज बोलेंगे। पहला है 56, दूसरा है 28, तीसरा है 13 या 14, वही उसका चौथा है 1%, पांचवा है आधा %। क्लियर हो इतनी बातें? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन से जल अपवाह तंत्र का है? तो सबसे कम किसका है? तो आइए अब उसको एक बार देख लीजिए कैसे उसका वितरण होता है, मैप में दिमाग बैठा लीजिए कि कौन कौन क्षेत्र किस में आता है। तो एक ध्यान से पूरा देखने की कोशिश करना ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। 5 अपवाह तंत्र में देख लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस में आ रहा है बोलिए? तो महानदी। तो देखिए पूरा जो हिस्सा है पूरा हमारा है ना, मैप के लाइन को ध्यान में रख के चलना, वैसे ही आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो पूरा भैया रायपुर संभाग, पूरा आपका दुर्ग संभाग, पूरा आपका बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग का ये वाला पूरा हिस्सा, गोरलेपन का उत्तरी हिस्सा है, ये सब किस में आ जाता है? तो महानदी अपवाह तंत्र किस में आ जाता है? महानदी अपवाह तंत्र किस में आता है? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र को 2 बड़े बड़े भूखंडों में बांटा जाता है। किसमें किसमें? महानदी और शिवनाथ जल ग्रहण क्षेत्र। कौन कौन जल ग्रहण क्षेत्र? महानदी जल ग्रहण क्षेत्र और शिवनाथ जल ग्रहण क्षेत्र, दोनों मिला के किसमें आ जाते हैं? किस अपवाह तंत्र में आते हैं? महानदी अपवाह तंत्र में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हिस्सा किस में आता है? महानदी अपवाह तंत्र। कितने प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र में बांटा जाता है? कौन कौन सी? तो या तो इसमें जितनी नदियां होंगी या तो महानदी की सहायक नदियां होंगी, है ना, या फिर शिवनाथ की सहायक नदियां होंगी। क्लियर होगी इतना बात? है ना। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? महानदी अपवाह तंत्र बनता है। कितने परसेंट क्षेत्र में है ये? 56%। कितने में? 56%। चलो ठीक है सर। सेकंड नंबर में क्या पढ़े थे आप लोग? कौन पढ़े थे? तो देखिए ये पूरा इंद्रावती ले लीजिए, पूरा इंद्रावती। अलग कलर ले लेते हैं। चलो ये पूरा हमारा दंडकारण्य वाला पूरा क्षेत्र, बालू दौलत का थोड़ा क्षेत्र, मोहला मानपुर का थोड़ा क्षेत्र, ये पूरा किस में आ जा रहा है भैया हमारा? तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। किसमें? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। किसमें? क्योंकि भाई यहां से निकल रही हमारी गोदावरी नदी, यहां से ऐसे होते हुए जाती, नीचे से यहां से जाते हुए जाती है। तो यहां से निकलती कौन है? मुख्य नदी कौन निकलती है यहाँ पर? इंद्रावती। तो जैसे यहाँ पर महानदी अपवाह तंत्र 2 खंड में बटा था। किसमें बटा था? तो आपका शिवनाथ और महानदी जल ग्रहण क्षेत्र में। बस ये ऊपर वाला हिस्सा किसमें बटा है? तो इंद्रावती जल ग्रहण क्षेत्र। नीचे वाला किसमें बटा है? तो
गोदावरी या सबरी जल ग्रहण क्षेत्र, क्या बोलेंगे, सबरी या सबरी जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि दोनों से मिलकर क्या बनेगा, अंतिमतः गोदावरी अपोहा तंत्र बनेगा। क्लियर हो कितनी बातें। चलिए दो हिस्से हमारे हो गए। तीसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर क्या था, सोनगंगा। तो सोनगंगा पूरा क्षेत्र देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र बलरामपुर तक का पूरा क्षेत्र दिख रहा है ना आपको। और यहाँ देखिए इसको मोहला मान आपको वो गोरला पंडा मरवाही वाला क्या बोलते हैं इसको, मरेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर कोरिया और ये आधा हिस्सा इसमें आ रहा है ना, महानदी में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिहंद नीचे आती है, रिहंद हंसदो नीचे आती है, इसलिए तो इसका ऐसे डिजाइन में कटते हुए क्षेत्र, सरगुजा को उत्तरी से कटते हुए पूरा क्षेत्र किसमें आता है, तो आपका सोन नदी जल ग्रहण क्षेत्र किसमें आता है, किसमें आता है, सोन नदी में, जिसमें आपको गोपद बनास वगैरह कन्हार वगैरह सब उसी में आ जाता है। क्लियर हो गई बात है इतनी, कौन कौन सा, गोपद बनास जितना आपका नदी में कन्हार वन्हार सब उसमें आ जाता है ना। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए इसका कितना परसेंट है बताइए, इसका कितना परसेंट, 28%, और इसका कितना परसेंट है, तो 14% के आसपास या 13% के आसपास, ठीक है, याद रखना। अगला भैया कौन बच गया हमारे पास, कौन बच गया, ब्राह्मणी। तो ये रहा हमारी ब्राह्मणी, कौन रही हमारी, ब्राह्मणी कौन रही हमारी, तो देख रहा भैया रायगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा, जसपुर का आपका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा किसमें आ जाता है, ब्राह्मणी नदी जल ग्रहण किसमें आ जाता है, यस ब्राह्मणी नदी जल, जिसके सहायक नदी के रूप में ईब नदी वगैरह समझा करके मिल जाती है अंतिमतः, ठीक है, वो सब उसमें देखेंगे ईब नदी वगैरह। और लास्ट में आपको कौन सा दिख रहा था यहाँ पर, तो नर्मदा, ये कितना परसेंट है आपका, 1%, और नर्मदा कितना परसेंट है, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये किस में आ रहा है, नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र। और ये क्षेत्र कौन सा है, अमरकंटक, कौन है ये, अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा है। तो नर्मदा नदी अपोहा तंत्र कितना परसेंट आ रहा है, 0.5%, ठीक है। सर ये वेन गंगा कुछ अलग से यहाँ पे बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा है, तो वेन गंगा भी याद रखिएगा किसमें आ जाता है, गोदावरी अपोहा तंत्र किसमें आता है, तो याद रखना वेन गंगा अपोहा तंत्र किसमें आता है, गोदावरी अपोहा तंत्र किसमें आता है, कौन से संभाग के आसपास के क्षेत्र में है, कौन सा संभाग है ये, दुर्ग संभाग, कौन संभाग, दुर्ग संभाग, याद रखिए। और वेनगंगा किसका सहायक नदी है, तो गोदावरी का ही, किसका सहायक है, गोदावरी का। और वेनगंगा सहायक यहाँ पे कौन है, बाघ, कौन नदी यहाँ पे, बाघ नदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है बाघ नदी, मिल जाती है वेनगंगा में, वेनगंगा से आकर कहाँ जाती है, गोदावरी में, वो सब हम अंदर अब पढ़ेंगे। क्लियर इतनी बातें। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में कितने अपोहा तंत्र हैं, पहला कौन सा है, महानदी, कौन से दो जलग्रहण क्षेत्र से मिलकर बना है, हाँ दूसरा उसका परसेंटेज कितना है, 56% है, ठीक है भैया। बताइए दूसरे नंबर पे कौन है, गोदावरी नदी है। क्लियर हो गई बात, ये बात इस पे ध्यान रखना, जब पहला महानदी बोलो तो याद रखना उत्तर का सरगुजा संभाग का क्षेत्र इसमें समाहित है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार का दक्षिणी हिस्सा काट करके रखा, ऊपर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा समाहित है महानदी अपोहा तंत्र में, है ना। चलिए दूसरा कौन सा अपोहा तंत्र है, गोदावरी अपोहा तंत्र, कितना परसेंट क्षेत्र, और कौन से दो जल ग्रहण क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रमुख, और सबरी, इंद्रावती और सबरी बोल लेना, गोदावरी ध्यान रखना, इंद्रावती और सबरी। क्लियर हो गई बातें। तीसरा कौन प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र है, सोनगंगा अपोहा तंत्र है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में आता है मुख्य रूप से ये, हाँ सरगुजा संभाग में, प्रदेश में, प्राकृतिक प्रदेश में, बोलो पूर्वी बघेलखंड के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, किसमें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूरा, ठीक है। उत्तर के उत्तर है ये उत्तर, उत्तर सेल का पूर्व की ओर, ये पूरा उत्तर, उत्तर सेल का पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक। ध्यान हो गया, कितना परसेंट है ये, 14% है। अगला कौन है, तो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र भैया कौन से प्राकृतिक प्रदेश में पड़ेगा, है ना, रायगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा लेगा और जसपुर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा ले लेगा। और भैया इसका कितना परसेंट है ये, 1%। और लास्ट कौन बच गया हमारे यहाँ, नर्मदा अपोहा तंत्र, कितना परसेंट, 0.5%। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए और लास्ट में एक्स्ट्रा कौन है हमारे पास, वेनगंगा, किसकी सहायक है, तो किस अपोहा तंत्र में आएगी, और इसमें कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी मिलती है, मुख्य रूप से बाघ नदी, छोटी बड़ी और नदियां मिलती है, मुख्य रूप से कौन मिलती है, बाघ नदी। अब एक और भ्रम आपने दिमाग से निकाल देना, ये कभी मत सोचना कि जितनी नदी सर लोग मैप पे पढ़ाते हैं, जितना सीजीपीएससी बुक में दिया है छत्तीसगढ़ की उतनी ही नदियां हैं, ऐसे भ्रम में मत रहना। छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं आपके राज्य में, वो जो प्रमुख नदियां हैं वो केवल आप पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं राज्य में,
क्लियर हो गई इतना बात ना। तो ये मत सोचो कि जितना हम पढ़े हमको सब नदी पता है छत्तीसगढ़ का, ऐसा कभी नहीं है। लोकल लोकल आप ग्रामीण स्तर पर जाओगे तो एक से एक नदी निकलती है, सबका अलग अलग लोकल बहुत सारा नाम है। हालांकि सारी छोटी नदी अंतिमतः जाके किसी बड़ी नदी मिल रही है, वो और उससे बड़ी मिल रही है, वो उससे बड़ी मिल रही है, और सब अंतिमतः जाके सागर में गिर जा रही है ना। इसलिए सब छोटी नदियों को आप नहीं पढ़ते, जितनी मुख्य नदी है जिससे किसी न किसी बड़े क्षेत्रफल को फायदा होता है उनके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका आर्थिक सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। चलिए आते हैं अब आगे। वन लाइनर पढ़ाते हैं, बाकी एक एक करके पढ़ाएंगे पूरा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि कितने % क्षेत्रफल पे है ये? हाँ, ऐसे याद रखना पूरा। चलिए, बस्तर की जीवन रेखा, सरगुजा की जीवन रेखा, सरगुजा की जीवन रेखा, याद रखना इसको बात को। रायपुर की जीवन रेखा, बिलासपुर की जीवन रेखा, रायगढ़ की जीवन रेखा। केलों को ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया है अभी, और एक बार और पूछेगा, क्योंकि भाई रायगढ़ में राम महोत्सव हुआ था तो बघेल जी जब हमारे सीएम थे तो उन्होंने भैया केलो आरती किया था, है ना, और केलो माता सफाई के लिए अभियान चलाए थे। इसलिए रायगढ़ केलो नदी के ऊपर फिर से उनका पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, इसलिए न्यूज में चल रहा है। ठीक, चलिए, तो भाई रायगढ़ की जीवन रेखा कौन है? चांपा की जीवन रेखा। कोरबा की बोल देगा तो हंसदेवी होगी ना भाई, वही सोते हुए जान की जाती है। तो कोरबा की बोलेगा तो, चांपा की बोल देगा तो, मुंगेली की जीवन रेखा, मुंगेली की जीवन रेखा, और मनियारी भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मनियारी बड़ी नदी में से है ना। चलिए, नदी संगम क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से नदी संगम क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियों का संगम होता है। ठीक, क्योंकि सीधा सीधा पूछते हैं इन्हीं को। आमनेर, पिपरिया और मुस्का कहाँ पे जाके मिलती हैं? आमनेर नदी, पिपरिया नदी, मुस्का नदी कहाँ पे जाके मिलती हैं? अभी केवल देख लीजिए, बाकी एक चीज मैप में देख के ध्यान बैठाएंगे कहाँ पे है ये तीनों, सब देखेंगे। और पहले एक बार नाम पढ़ लीजिए। आमनेर, पिपरिया, मुस्का कहाँ जाके मिलती है? खैरागढ़। कहाँ पे जाके? तो खैरागढ़ जो आपका है भैया वो किस नदी के संगम पर है? आमनेर, आमनेर, पिपरिया और मुस्का, ऐसे बोलो। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ। अब चंद्रपुर में कौन कौन सी नदी का संगम होता है? महानदी, मांड और लात। कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात। कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात। तो बताओ खैरागढ़ में कौन कौन सी नदी? महानदी आपका चंद्रपुर में। सोमनाथ में भैया कौन सा होता है? सोमनाथ में, सोमनाथ में, भद्रकाली में, भद्रकाली में, सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी क्षेत्र याद है ना, वही वाला है भद्रकाली। फिर आपका हो गया भैया शंखनी डंकनी कहाँ मिलती हैं? दंतेवाड़ा संगम कौन सी नदी के संगम पर है? दंतेश्वरी माता कौन सी नदी के संगम पर है? हाँ। और मानिक चौरा कौन सी नदी के संगम पर है? मानिक चौरा अरपा सिनाथ के संगम पर। और सीलादेही केरा के किस नदी के संगम पर है? सीलादेही केरा। भाई अमेरी गांव, अमेरी का ताला गांव कहां पर है? कहां पर है? चलो एक बार फटाक से देखो, फट से पूछूंगा मैं अभी। फटाक दिमाग में बैठाओ, फट से पूछेंगे, फिर सब नदी को दिखेंगे वन बाय वन करके। चलिए दिमाग में बैठाइए। हो गया? पूछें? हाँ हाँ लगा लो पूर्णिमा, ठंडा लगा लो, काहे लगाओगे, लगाओ लगाओ। हाँ इसलिए लगा लो, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ केयर करो भाई, बीमार नहीं पड़ना, यूपीएससी तक सब केयर करो।
हो गया? पूछें? चलो आंख बंद कर लो सबके सब, और आंख बंद करके अपने अपने पाप कर्मों को याद करो कि कैसे सर होमवर्क देते हैं उसे हम नहीं करते हैं। हे प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि सर जो भी होमवर्क देते हैं हम उसे करते नहीं हैं, न ही हम घर जा कर के पुनः उसका रिवीजन करते हैं। हम जैसी पापी प्राणियों को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए आप हमें स्वर्ग बुला लीजिए। हम नहीं चाहते कि नरक में जाके और पाप बढ़ाएं, इसलिए स्वर्ग में हमको जगह दीजिए। चलिए पहला बताइए, माता चंद्रहासिनी के दरबार में जब आप पहुंचेंगे चंद्रपुर दर्शन करने, तो कौन कौन सी नदी का संगम आपको प्राप्त होगा? कौन कौन सा? कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात। वेरी गुड। दूसरा चलते हैं, हे प्रभु जब हम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के दर्शन करने जाएंगे, राजा जी के पास, राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि है ना, गोपाल राव जी के पास, दलपत राव जी के पास, गोपाल राव नहीं दलपत राव जी के पास, तब बताइए संगीत विश्वविद्यालय कौन सी नदी के संगम पर हमको प्राप्त होगा? आमनेर, पिपरिया और मुस्का। चलिए वेरी गुड, आमनेर, पिपरिया, मुस्का। सर जी बताइए सोमनाथ में कौन कौन सी नदी का संगम है? शिवनाथ और हे ऑनलाइन वाले बच्चों, ये बहुत पापी हैं, इनको क्षमा करना, इन सब के लिए तुम लोग दुआ करना कि जल्दी इनको याद हो जाए। आओ अब ये कौन सा है, तो अगला नदी बताइए। सोमनाथ में कौन सी नदी है? शिवनाथ और चलिए अगला भद्रकाली पे कौन कौन सा नदी है भैया बताइए तो? भद्रकाली पे चीटिंग, हाँ इंद्रावती पे, भद्रकाली पे, हाँ दंतेवाड़ा में, मानिक चौरा में, सीलादेही केरा में, महानदी हसदेव। सीला में आता है सीला भैया, सीला से हसदेव याद रख लेना, ठीक है? या माय नेम इज सीला की जवानी देखकर भैया हंसी निकल जाती है, सभी याद रख लेना। सीलादेही केरम क्या रखोगे? हंसी निकल जाती है भैया, है ना, इसलिए हसदेव याद रखना महानदी के साथ। तो सीलादेही केरम क्या होगा? हाँ। और अमेरिका पर तालागांव में मनियारी और शिवनाथ। चलो वेरी गुड। अब फटाफट बोलना, आंख नहीं खोलना है, नहीं, अपने पाप का फिर से पुनरुद्धार करना है एक बार। आइए भैया, अब जितने बचे कुचे पाप है सबको समेट के निपटा देना है एक बार में। बताइए, खैरागढ़, चंद्रपुर, सोमनाथ, शिवनाथ और खारून। खुद दिमाग में जोड़ दीजिएगा, मैं कौन सा भूल रहा हूं उसको याद करना है। भद्रकाली, दंतेवाड़ा, मानिक चौरा, सीलादेही केरा, हसदेव। अमेरिका पता लगाओ। आंख खोल लीजिए, अब आपका भैया शुद्धिकरण हो चुका है। आज से घर जाके प्रण लीजिए कि हम रिवीजन करेंगे सर आने से पहले, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर दर्द दे रहा है? नींद आ गया था नहीं इसलिए बताया, इसीलिए बोलते हैं डेली मुंह में मली दबाओ, मस्त बैठो क्लास में। मली नहीं जानते छत्तीसगढ़ में रह के तुम लोग? लड़के लोग जानो, कौन कौन जाना है? मली भी नहीं जानते तो लड़के लोग नहीं जानते? मली नहीं जानते क्या तुम लोग? नए जमाने की पीढ़ी, पूरा संस्कृति खो दोगे तुम लोग। पाउडर वाला तम्बाकू होता है, पाउडर वाला तम्बाकू, मली, जो भैया जंगल से लकड़ी उकड़ी बिनने वालों खाते हैं, ऐसे छीट के फट से अपना मत खाते हैं। गांव के लोग खाते हैं मली तम्बाकू। खैनी नहीं, मली तम्बाकू। मली एकदम पाउडर जैसा रहता है, तम्बाकू पत्ता होता है, सब रगड़ते हैं। उसको रगड़ना ही नहीं है, सीधा से चूरन जैसे दबा लिए, ठीक है? हाँ, तो होता है मली। छत्तीसगढ़ में बहुत शुरुआत से चलता है गुड़ाखू, मली तम्बाकू। हाँ, 1 रुपये मिल जाता है पाउच, पहले मिलता था तो पता नहीं, ठीक है? तो सब क्लास में दबा के बैठना, कल से आप सबको नींद नहीं आएगा, ठीक है? जोश में रहोगे, जुनून में एकदम पूरा। ऐसा निकलेगा आंसर पर तुम लोग का। चलो गंदा लगे पर खा के देखना फिर बता रहे, ठीक है कैसा लग रहा है?
अरे आपके संस्कृति का हिस्सा है यार, ऐसे थोड़ी। चलो, महानदी पात्र हम पढ़ने वाले थे, एक बार दिमाग में पहले मैप को देखते हैं। ठीक, पहले दिमाग में थोड़ा थोड़ा मैप बैठाते हैं। आप लोग बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। ये कौन सा पर्वत दिख रहा है? सिहाव पर्वत कहाँ पर है? वहां से कौन सी नदी निकल रही है? ये कौन सी नदी निकल रही है? कौन सी नदी निकल रही है? और कहाँ से होते हुए बाहर जा रही है? रायगढ़ से। कहाँ से? रायगढ़ से होते हुए। भैया इसमें अब ध्यान पूर्वक आप देख करके बताइए कि सर ये कौन सी नदी आ रही निकल करके? कौन सी नदी? कौन सी नदी? और ये यहां से निकल रही है कौन सी नदी? पैरी। पैरी कौन निकल रही है? पैरी। तो पैरी सोंडूर किसकी सहायक नदी है? वेरी गुड। उत्तर से आके मेरी दक्षिण से, तो दक्षिणी सहायक नदी होगी कि उत्तरी सहायक नदी? याद रखने पूछता है कि भाई महानदी की दक्षिणी सहायक नदी कौन है? उत्तरी सहायक नदी। तो पैरी और सोंडूर नाम कैसी होंगी? दक्षिणी की उत्तरी? दक्षिणी। अगला कौन सा नदी दिख रहा है? सूखा नदी। कौन सा? कौन सी नदी? फिर कौन सी नदी दिख रही है? कोडार नदी। कौन सी नदी? फिर कौन सी नदी दिख रही है? बलमदेई नदी। फिर कौन सी नदी दिख रही है? जोंक नदी। कौन सी दिख रही है? फिर कौन सी नदी दिख रही है? कौन सी नदी? क्लियर होगी बातें? लाख के बाद यहां से और निकलती तो जरूर है, और चल जाती है भाई बाहर चल जाती है, और ओंग यहां से निकलती, ओंग में जाके मिल जाती है सुरंगी। किस में मिल जाती है? ओंग मिल जाती है सुरंगी। क्लियर होगी बातें? तो सुरंगी निकल यहां से रही है, ओंग मिलके किस मिल जाती है अंतिमतः? महानदी में। ठीक है बात? मगर छत्तीसगढ़ से बाहर उड़ीसा में। ठीक होगी बातें? चलिए, हाँ, तेल का दो उद्गम होता है यहाँ से। एक भाई यहाँ से चल जाता है हमारा पैरी के नाम से, और तेल नदी का उद्गम ऐसे होता है, तुरंत छत्तीसगढ़ भागता है, और ये ऐसा करके, ये ऐसा करते हुए कहाँ चल जाता है? हमारा महानदी में। क्लियर हो गई बातें? तो ध्यान रखना इसको इस तरीके से। तो बताइए, सोंडूर किसकी सहायक नदी? पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोंक, लात, सुरंगी, ओंग और तेल। ये सब उत्तरी सहायक नदी की दक्षिणी, जोर से बोलो, उत्तरी की दक्षिणी, दक्षिणी सहायक नदी है सर। कैसी है? इतना दिमाग बैठ गया? अब एक बार सीक्वेंस बताओ, पहले कौन दिख रहा है? फिर 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 कौन दिख रहा है? ठीक है, क्लियर हो गई बात है। अब इसका सीक्वेंस का दिमाग उठाओ, फटाक से पूछूंगा दक्षिणी का सीक्वेंस बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, फटाक दिमाग में उठाओ। सोंडूर, पैरी, सिका, कोडार, जोंक, लात हो गया इस करके। हाँ, बलमदी छूटा ना, वो आपके लिए छोड़ा था मैं। सोंडूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोंक, लात। और एक तो इसको भी याद रख लो, ये दूध नदी। लो, दूध नदी भी याद कर लो। हो गया? अभी सब बताएंगे, चिंता मत करो, सब आएगा, सब आएगा। बस सहायक नदी इतना दिमाग बैठाओ, फिर सब पूछेंगे। दिमाग बैठ गया? चलो बताओ, बोलना चालू करना आप लोग, इस ओर से बोलना चालू कर देना, इस ओर से दूध को लेते हुए बोल देना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। पहला नदी कौन सा है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन होगा? पांचवा कौन होगा? छठवां कौन होगा? सातवां कौन होगा? आठवां कौन होगा? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? और इधर कौन दिख रहा था? एक ठो तेल नदी। क्लियर हो गई बातें? ठीक, इतना हमारा भाई। तो देखिए, अगर इसको एग्जामिनर आपके उत्तर दक्षिण के सीक्वेंस पूछा तब ठीक है, और अगर पूर्व पश्चिम के सीक्वेंस पूछा तो ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो ऐसा जैसा जाता है, जिस ओर बह रहा है उसी ओर आपको मुंह करके खड़ा करना है, उसके अनुसार अपना दाएं ओर और बाएं ओर देखना है। तो दाएं ओर की नदी बोल दिया, बाएं ओर की नदी बोल दिया, तो वैसे में दूध नदी कहाँ हो जाएगा? बाएं ओर की नदी में। कहाँ जाएगी? बाएं ओर की नदी में। क्लियर हो गया? तो दाएं बाएं बोलेगा तो किस में आ जाएगी? ये बाएं ओर की नदी में। ये सब किस में आ जाएंगी? आपकी दाएं ओर की नदी में। अगर इसको पूर्व पश्चिम में तोड़ देना चाहेगा एग्जाम, तो क्या पूछेगा? भैया ये पश्चिम की ओर की नदी है, किस में आ जाएंगी? पूर्व की ओर की नदियों में। और उत्तर दक्षिण बोलेगा तो सब किस में आ जाएंगी? पूरी किस में आ जाएंगी? दक्षिण की ओर की नदियों में। क्लियर हो? इतनी बातें ना, ध्यान रखना ये बात। चलो, इतना देख लिए। अब देखो,
क्या यहाँ से और कोई नदी दिख रही है आपको? दिख रही है? इधर ऊपर से कोई दिख रही है क्या? नहीं। तो भैया अब यहाँ से कौन सी नदी दिख रही है आपको? मेन ये वाली कौन है? ये शिवनाथ। कौन है शिवनाथ? कौन? शिवनाथ। तो कहाँ से निकल रही है भैया? पहले बोलते थे पानाबर पहाड़ी से, राजनांदगांव के मगर पता क्या चल गया है कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलता है। कहाँ से निकलती है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र के कुल्हार के पहाड़ी से निकलती से कुलझारी, कुल्हारी सब बोलते हैं, कुल्हारी की पहाड़ी से। क्लियर हो गई इतनी बातें? और कहाँ से? गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। कहाँ से निकल रहा है आपका शिवनाथ? गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। बाकी पाना बरस पहले था तो पाना बरस भी याद रख लेना और गढ़चिरौली भी याद रख लेना। क्लियर हो गई बातें? चलो, तो यहाँ शिवनाथ नदी निकल गए, आगे 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 और आकर मिल गया। तो शिवनाथ इसकी उत्तरी सहायक नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? सहायक कैसी नदी है? ये उत्तरी की दक्षिणी है? उत्तरी सहायक नदी है। दाएं हाथ की कि बाएं हाथ की है? बाएं हाथ की है। फिर अगला कौन आ रहा है भैया? इधर से बताओ। हसदेव आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? तो सीक्वेंस याद रखना, शिवनाथ, हसदेव, बोराई। क्लियर हो गई बातें? फिर कौन आ रहा है? मांड आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? केलो आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बातें ना? तो बड़ी बड़ी नदी में कौन कौन उत्तरी सहायक नदियों में? शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर बोरई, फिर मांड, फिर केलो। तो इसमें कोई भी एक नदी पूछ देगा कि बताइए कौन सी नदी सहायक नदी? सब महानदी सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो ये पहला नदी कौन सा दिख रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या हो गया? श्रद्धा, चलो चेतना, वही श्रद्धा चेतना सब तुम लोग एक ही साथ खिचड़ी हो गए हो। बताओ बताओ, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखना इसको। चलो, ये शिवनाथ हो गया ना, इसको ध्यान बैठा लिए थे। ये कौन सी नदी है बताओ? हसदेव नदी है। ठीक। ये कौन सी नदी है? बोराई। ये कौन सी नदी है? मांड। ये कौन सी नदी है? केलो नदी। इतना क्लियर हो गया इतना बात? चलो बताओ, इसके बाद यहाँ देखो, हसदेव की यहाँ सहायक नदी कौन सी दिख रही है? अहिरन। हसदेव की कौन सी दिख रही है? अहिरन। हसदेव की कौन दिख रही है? अहिरन। भले हल्का जो जो हल्का हल्का दिख रहा है उसको याद कर लो। कौन दिख रहा है हसदेव का? अहिरन। कौन है? अहिरन। कौन है? अहिरन। यह मांड का सहायक कौन दिख रहा है? कुरकुट और कोईराज। कौन दिख रहा है? क्या है? तो कुटकुट बोले, कुरकुट बोले और कोईराज। तो कुरकुट और कोईराज किसकी सहायक नदी है? कुरकुट कोईराज, कुरकुट कोईराज। और मांड किसकी सहायक नदी? हाँ। अब यहां देखो, कोलडेगा और राजर। क्या बोलोगे? कौन को क्या बोलोगे? बोलो कोलडेगा और राजर, कोलडेगा और राजर। क्लियर इतनी बातें? बाकी देखिए ऊपर से आती है यहाँ पे हमारी फाइन लास्ट में कौन आ रही है? ईव। कौन सी आ रही है? ईव। कौन आ रही है? ईव। ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बाहर जाकर के मिलती है। कौन आ रही है लास्ट में हमारी? ईव। तो सबसे अंतिम कौन सी आ रही है? तो बताइए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में आपका नदी सीमा कौन बनाती है? ईव बनाती है। क्लियर हो गई बात? ऐसे जो भी नदी बॉर्डर पे होगा ना, समझना उसके पड़ोसी राज्य के साथ तो सीमा के रूप में पूछता है। ठीक हो गई बातें? ये बात ध्यान रखना। किसी भी नदी को अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बदलेगा इंद्रावती, तो इंद्रावती किसके साथ सीमा बना देगी आपके साथ? जब जाके भद्रकाली मिलेगी तो भद्रकाली किसके साथ बना देगी? महाराष्ट्र के साथ बना देगी। सबरीवासी मिलेगी, सबरी के साथ बना देगी, आंध्र प्रदेश के साथ बना देगी। तो जो भी नदी हमारी है वो सब नदी भाई जो बॉर्डर पे स्थित है वो अपने पड़ोसी राज्य के साथ किस रूप में देखते हैं हम लोग? सीमा के रूप में। बात ध्यान रखना। ठीक। चलो, तब उत्तर की सहायक नदी बोले, पहला नदी कौन है? फिर 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 कौन है? अब बताइए भैया इसका सहायक नदी कौन है आपका? इसका लेते हैं, हसदेव का सहायक नदी अहिरन। क्या पढ़े थे? अहिरन। हसदेव का अहिरन, हसदेव का अहिरन। आपका मांड का कुरकुट और कोईराज, मांड का कुरकुट और कोईराज। केलो का कोलडेगा और राजर। क्या? कोलडेगा और राजर। ईब का तो बहुत सारा है, मैनी, डौकी और लावा। तो कौन कौन ईब की? तो हाँ, तुमन की डौकी हुई सब जिनके ईब, मैनी और डौकी और लावा। काका है भाई बताओ तो? हाँ बोलो, ईब, मैनी, डौकी, लावा। क्या बोलोगे? यस। तो ये वही हो गया हमारा महानदी अपोहा तंत्र। तो आपको लगभग नाम पता चल गया महानदी अपोहा तंत्र का। इसमें हम शिवनाथ का देखेंगे, फिर हम उसका इंद्रावती का देखेंगे, फिर ऊपर का देखेंगे, सब अलग अलग देखेंगे। ठीक। पहले महानदी समझ में आ गया ना इतना बात? चलो अब चालू करते हैं वापस अपने थ्योरी वाले पोर्शंस को। महानदी अपोहा तंत्र को आप पढ़ लेते हैं।
अब आपको समझ में आएगा भी। ये शिवनाथ भी खत्म कराते हैं ताकि आपको पता रहे कि किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। चलिए शिवनाथ भी देख लीजिए ताकि मैदान वाला पूरा महानदी बेसिन खत्म हो जाए। चलिए अब एक तो देखिए बाकी सब नदी हम लोग देख लेते, अब शिवनाथ बचा था ना हमारा। अब शिवनाथ को पकड़ कर भैया फाइनल खत्म करो। शिवनाथ की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक ठीक है बातें। चलिए तो अब शिवनाथ को पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। बताइए शिवनाथ में जब आप देखेंगे तो पहले आपको क्या दिख रहा है? छिपा। क्या दिख रहा है? छिपा। क्या दिख रहा है? छिपा। चलिए फिर देखिए यहां से आमनेर पिपरिया मुस्का को दिख रहा है। आमनेर पिपरिया मुस्का, आमनेर पिपरिया और मुस्का दिख रहे हैं। बात सिंपल सी बात है। फिर यहाँ कौन दिख रहा है आपको? हाफ। कौन दिख रहा है? हाफ। कौन दिख रहा है? हाफ। ये हुआ बंजर, ये हुआ ताड़ा। कौन हुआ? बंजर और ताड़ा। तो बंजर ताड़ा किस नदी की सहायक नदी है? किसके? बंजर ताड़ा। बंजर ताड़ा, बंजर ताड़ा। और इधर कौन आ गया? तो हाफ। इधर कौन आ गया? हाफ। इधर कौन आ गया? आमनेर, उसकी सहायक नदी पिपरिया और मुस्का। तो आमनेर इधर होके कौन? छिपा। फिर कौन? आमनेर पिपरिया मुस्का। फिर इधर कौन हो गया? हाफ। बंजर ताड़ा उत्तर की ओर। इधर कौन हो गई? सकरी। कौन हो गई? सकरी। इधर कौन हो गई? सकरी। फिर इधर मेन कौन होगी? मनियारी। कौन हो गई? मनियारी। और इधर आगर। मनियारी और आगर। तो मनियारी की सहायक नदी कौन है? आगर। ये सबको ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर कौन हो गई आपकी? अरपा। कौन हो गई? अरपा। कौन हो गई? अरपा। फिर कौन हो गई? लीलागर। कौन है? लीलागर। और लास्ट में हंसदेव तो हम पढ़ ही लिए थे। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी में कौन कौन नदी दिख रहे हैं? उत्तर की ओर से आप कौन कौन दिख रहे हैं? तो बताइए। सबसे पहले छिपा, फिर आमनेर पिपरिया मुस्का एक साथ बोले ना, फिर हाफ, फिर सकरी, फिर मनियारी और आगर, फिर अरपा, फिर लीलागर। नाम को दिमाग में बैठाओ, पूछूंगा वैसे ही बोलना। और यार शिवनाथ भैया पाना बरस की पहाड़ी पहले था, अब इसको लेता है कहाँ पे? गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है ना। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में याद रखना। याद हो गया? चलो बताओ पहला कौन सा है शिवनाथ की सहायक नदी उत्तरी वाले में? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर, छठवा, सातवां। तो लीलागर तक की नदियां सब किसकी सहायक नदी हैं? शिवनाथ की। उत्तरी की, दक्षिणी, उत्तरी याद रख लेना। बाएं ओर की, दाएं ओर की। तो जो निकलता है बहने वाली दिशा की ओर मुख करेंगे तो बायां होगा, दायां ये हो जाएगा, है ना। हमेशा दिशा कैसे करते हैं? जिस ओर पानी बह रही है उस दिशा को देखते हैं, ठीक है। जिधर से निकल रही है उसको नहीं देखते, जिधर जा रही उधर देखते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कौन सी नदी दिख रही है आपको? कौन सी नदी दिख रही है? कौन दिख रही है? फिर ये कौन दिख रही है? तो खरखरा और तांदुला। कौन कौन दिख रही है? खरखरा और तांदुला। फिर कौन दिख रही है? खारून। कौन कौन दिख रही है? खारून। तो खरखरा, तांदुला, खारून। क्या क्या बोलिए? क्या क्या है? फिर यहाँ होगा भी कौन आपकी? और एक ठो। तो कौन कौन होगी? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया और खोरसी। जमुनिया और खोरसी। तो पहला कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? तो ये सब के शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदी की दक्षिणी सहायक नदी। बाएं ओर की दाएं ओर की? दाएं ओर की। क्लियर हो कितनी बातें? राइट हैंड साइड की कि लेफ्ट हैंड साइड की? राइट हैंड साइड की। तो पूरा दिख गया आपको, है ना। ये हमारा पूरा मुख्य रूप से क्या है? हमारा ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग, चलिए, महानदी अपवाह तंत्र। और सब मैप में से दिमाग में बैठना चाहिए। कल सब मैप बना के लाओगे याद कर करके, नहीं तो अभी बनाने दूंगा पढ़ाने के बाद। चलो तो हम पढ़ेंगे क्या? महानदी अपवाह तंत्र। देख लिया आप लोग, महानदी अपवाह तंत्र पूरा फैला है हमारे मैदानी एरिया में, है ना।
चलिए इसी को पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इसी का विस्तार है। तो जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है 56.15। अब अंदर आ जाएंगे, अंदर पहले 56 ओवरऑल याद कर लिए, अब क्या बोलेंगे 56.15 भैया छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र कौन है? महाद्वीप अपोहा तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र, कितने % क्षेत्रफल पे? हाँ, विस्तार कहाँ कहाँ है? तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग में मुख्य रूप से। कहाँ कहाँ पर? हाँ, और ये तीनों संभाग मिलके क्या कहलाता है? तो महानदी अपोहा तंत्र का मुख्य विस्तार कहाँ पर है? हाँ, ढाल इसका किस ओर है? इसलिए पूरी नदी निकल के किस ओर भाग रही थी? तो पूरे महानदी बेसिन का या पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस ओर है? क्यों? क्योंकि पूरे भारत का ही ढाल किस ओर है? क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखना। तो पूरे भारत का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर, इसलिए छत्तीसगढ़ का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर, इसलिए महानदी बेसिन का ढाल किस लिए पूर्व की ओर, छत्तीसगढ़ का मैदान का ढाल किस तरफ है? पूर्व की ओर। क्लियर हो गई बात? कैसे पूछे आंसर एक ही रहेगा, पूर्व की ओर। सर्व प्रमुख नदी कौन सी है? सबसे प्रमुख नदी कौन है महानदी अपोहा तंत्र की? हाँ, अन्य नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, ईब, पैरी, सोंडूर, सूखा, जो, कलात, आमनेर, सुरही, सकरी, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, तांदुला, खारून आता है। सभी नदी आप लोग देखें अभी। अब एक एक बार अभी आपको पता चलेगा कौन सा दिमाग भूल रहा है। एक एक नाम पढ़ो और दिमाग अपने मैप में लेके जाओ। और जिसको पता चलेगा हाथ उठाना कि सर हाँ मैप दिखाइए, वो वाला नदी मैं भूल रही हूँ, तो वाला मैप दिखाएंगे फिर से। सूर्य कहाँ पर है याद? दिमाग जोर डालो, जिसको याद हो बताओ। सूर्य पढ़े ही नहीं है, कोई नहीं, और जो पढ़े उसमें से खोजो। दिमाग रिकॉल कर रहा है मैप में सब? चालू करें फिर आगे बढ़े। चलो आते हैं अब सबसे पहले इसकी प्रमुख नदी कौन है? तो महानदी। चलिए चालू करते हैं महानदी से। महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से। सिहावा पर्वत सबको याद है, मगर बोल देगा सिहावा पर्वत का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। क्या लोगे? यस, पूर्वी भाग ना बोल तो क्या बोलोगे? सिहावा पर्वत। हो गया। सिहावा पर्वत का और अंदर जाके पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन देगा, पूछा एक बार देखिए। गणेश घाट, फरसिया ग्राम, नगरी, तहसील, धमतरी। तो कहां से है भैया महानदी का उद्गम? क्या बोलोगे? हाँ, उसमें एक लाइन और जोड़ना, गणेश घाट, फरसिया ग्राम, नगरी, तहसील, सिहावा पर्वत, धमतरी। क्या बोलो? पूरा बोलो एक बार। हाँ, इसमें किसी भी अकेले पूछ लेगा गणेश घाट से किस नदी का उद्गम, ऐसे दे देगा। महानदी का उद्गम क्या ऑप्शन, केवल गणेश घाट और अलग अलग घाट का नाम लिख के दे देगा, है ना। इसमें फरसिया ग्राम लिख करके दे देगा, आपको भाई तहसील लिख करके दे देगा। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो बताइए धमतरी कौन से तहसील से हो रहा है? तो किससे? नगरी तहसील से। कहां से? नगरी तहसील से। कौन से ग्राम से? कौन से घाट से? कौन से पर्वत से? पर्वत के कौन से हिस्से से? तो उद्गम क्लियर हो गया ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। मुहाना पे चलते हैं। मुहाना इन सेंस कहाँ जाके समुद्र से मिलती है ना। तो कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है ये? हाँ, याद रखिएगा। प्रकार कहाँ के भैया? हमारा ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर। क्या? तो याद रखेंगे ढाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ढाल ऐसा है पूर्व की ओर, इसलिए नदी उसी ओर भाग रही है। तो जो भी नदी ढाल के अनुरूप बहती हुई जाए उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी अनुवर्ती नदी कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर कहलाती है। तो बोलिए भैया महानदी कैसी रिवर होगी? कैसी रिवर होगी? क्यों होगी? क्योंकि वो ढाल के अनुरूप बहती है। और ढाल कैसा है छत्तीसगढ़ के मैदान का? पूर्व की ओर, इसलिए कैसे बहती महानदी? पूर्व की ओर। पूर्व के अलावा अगर कभी ऑप्शन दे दे उत्तर पूर्व, तो क्या लोगे आंसर? उत्तर पूर्व की ओर। पहले उत्तर जाती है फिर पूर्व की ओर मुड़ती, इसलिए उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। चलिए, कुल लंबाई कितनी है महानदी की? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है भैया? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई बहती है? कितनी बहती है? और टोटल लंबाई कितनी है? तो बाकी सब हिस्सा कहाँ बह रहा है? उड़ीसा में बह रहा है। कहाँ बह रहा है? उड़ीसा में बह रहा है। तो कुल लंबाई कितनी? कितनी लंबाई?
छत्तीसगढ़ में लंबाई, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, गलत। छत्तीसगढ़ में बोल देगा तो बोलोगे शिवनाथ। छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ सीमाओं के अंतर्गत, तो सीमाओं के अंदर सबसे लंबी नदी कौन है? क्योंकि भैया उसका लंबाई है 290। कितना है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, दोनों चीजों को याद रखते हुए चलना, ठीक है ना? कि ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहा है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, की बोला है कि में बोला है। छत्तीसगढ़ में मैंने छत्तीसगढ़ की सीमाओं में, छत्तीसगढ़ सीमाओं के अंतर्गत सबसे लंबी नदी कौन होगी? कितनी लंबाई है उसकी? 290। और उससे 4 किलोमीटर की महानदी कितनी है? 286। चलिए, बहाव छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भागों में कौन सी नदी का बहाव है? तो छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भागों में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? प्राचीन नाम देख लेते हैं। पूछता है कि बताइए किस पुराण में, किस युग में नीलोत्पला कहा जाता था महानदी को? क्या बोलेंगे? सतयुग में और वायु पुराण में। तो बोलेगा सतयुग वायु पुराण में किस नाम से जानते थे महानदी को? तो तीनों को एक साथ याद कर लीजिए, सतवायु और नीलोत्पला। क्या बोलेंगे? सतवायु और नीलोत्पला। बोलो, जोर से बोलो, सतवायु और नीलोत्पला। फिर से बोलो, सतवायु और नीलोत्पला, सतवायु और नीलोत्पला। द्वापर स्कंद और चित्रोत्पला, द्वापर स्कंद चित्रोत्पला, द्वापर स्कंद चित्रोत्पला, सतवायु नीलोत्पला। याद रहेगा ना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। किस पुराण में चित्रोत्पला कहते थे, किस पुराण में नीलोत्पला, किस युग में क्या कहते थे, किस युग में क्या। तो इसलिए तीनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ना, तब ध्यान रहेगा। क्या बोलोगे? सतवायु नीलोत्पला और द्वापर स्कंद और चित्रोत्पला। तो बोलो, फिर से बोलो, सतवायु नीलोत्पला, द्वापर स्कंद चित्रोत्पला, सतवायु नीलोत्पला, द्वापर स्कंद चित्रोत्पला। बोलो जोर से। हाँ, क्योंकि भाई एग्जाम में वही जीतेगा भैया जिसको मुंह जुबानी याद रहेगा चीजें, है ना? इसलिए कंठस्थ जिसका है वही जीतेगा। दूसरा, प्राचीन नाम तो बोलेगा कि भैया नीलोत्पला कौन सी नदी का नाम है? तो चित्रोत्पला, महानंदा, कनक नंदिनी, ऋषि तुल्या, ये सारे नाम किसके हैं? तो महानदी के प्राचीन नाम क्या क्या है? तो क्या बोलेंगे? फिर 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 ठीक हो गई बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रचलित नाम छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो सबसे ज्यादा प्रचलन में, तो छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहेंगे? दंडकारण्य की गंगा। बड़ी नदी को बोलोगे हर क्षेत्र का? इंद्रावती, है ना? इसी ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ जीवन रेखा, यस, ये इसका प्रचलित नाम है। तटीय नगर, अब कौन कौन से तट वाले नगर इसके तट पर स्थित हैं देख लेते हैं ना। तो कौन कौन से नगर इसके तट पर विद्यमान है, पूछता है। आइए, तो क्या बोलेंगे भैया? महानदी के तट पर कौन सा स्थान है? कौन से जिला का है? तो राजिम कौन से नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है राजिम? सिरपुर महासमुंद कौन सी नदी के तट पर है? चंपारण्य रायपुर, शिवरीनारायण जांजगीर चांपा, आरंग रायपुर और चंद्रपुर शक्ति जिला का किसमें है? अब आप बताइए कौन कौन से सीक्वेंस, देखिए उसी सीक्वेंस आपको बोलना है कि कौन कौन से नगर जो है तट पर विद्यमान है महानदी के। फटाक से देखिए, फटाक से पूछूंगा अभी। सबसे पहले नीचे में गरियाबंद देखिए, गरियाबंद में राजिम आ जाता है, फिर ऊपर से महासमुंद में आ जाता है आपका। इस तरह से देखते हुए चलो, है ना, मैप के अनुसार। जिला वाइज दिमाग में बैठाते चलना सबको, कि राजीव मैया गरियाबंद में इस तरह से बैठाते हुए चलना। सिरपुर महासमुंद में, चंपारण्य रायपुर में, शिवनारायण जांजगीर चांपा में, आरंग रायपुर में। तो रायपुर में दो लेना, चंपारण्य और आरंग, लास्ट में चंद्रपुर शक्ति में। हो गया? चलो बताओ, बताओ पहला भैया कौन सा तट है आपका महानदी तट पर? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आपका? राजिम गरियाबंद। दूसरा सिरपुर महासमुंद। तीसरा चंपारण्य रायपुर, वेरी गुड। चौथा
सिरुनायट जांजगीर चांपा पांचवा, आरंग रायपुर छठवा, चंद्रपुर शक्ति। तो अब चंद्रपुर कौन जिला में आ गया है? अब शक्ति जिला में। याद रखने के बाद नया जिला बना है ना आपका, उसमें संगम स्थल देख लेते हैं ना कि कौन कौन संगम आपके महानदी से बनते हैं। कौन कितने संगम बन रहे हैं? 3 संगम। कितने संगम? तो त्रिवेणी संगम कितने बनते हैं? तो त्रिवेणी संगम 2 नदियों का भी संगम बनता है, मगर आप 3 नदियों वाला पहले पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? तो त्रिवेणी संगम कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा? भाई पहला कौन है? राजिम, फिर दूसरा सिरुनायट, तीसरा चंद्रपुर। राजिम कौन कौन सी नदी? सिरुनायट में, चंद्रपुर में। दिमाग में फट से बैठाओ, फट से पूछूंगा फिर। जो राजिम गरीबन तट पर है वहां पे नदियों का संगम है, महानदी पैरी और सोंढूर का। ठीक है, खैरागढ़ महानदी नहीं है ना मोनिका? लेंगे ना, आमनेर पिपरिया उसका त्रिवेणी में आएगा ना, त्रिवेणी संगम में आएगा। आमनेर पिपरिया उसका त्रिवेणी संगम ही है। ठीक है, अभी अपन केवल महानदी वाला पढ़ रहे हैं, सब पढ़ेंगे। त्रिवेणी संगम तो सुपर में ऊपर में पढ़ा है, सब शुरू पढ़ा है ना आज। हो गया याद? चलो बताइए, महानदी पर कौन कौन से कितने संगम हैं? त्रिवेणी संगम कितने हैं? पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? पहला कौन है? कौन कौन सा नदी संगम है? महानदी पैरी और सोंढूर। दूसरा संगम क्या क्या है वहां पर? महानदी शिवनाथ और जोग। तीसरा संगम कौन सा है? महानदी मांड और लाद। महानदी मांड और लाद। चलिए अब आते हैं सहायक नदी की। उत्तरी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी तोड़ दी ना। अब आप मैप देखो, आपको पहले से पता चल गया सब चीजें। ये फायदा है ये। और उसके बाय में एनुअल टाइम में भैया दाएं ओर की बोल दे, बाएं ओर की बोल दे, राइट हैंड साइड बोल दे, लेफ्ट हैंड साइड बोल दे, उत्तर की बोल दे, दक्षिण बोल दे, आप सब बना लोगे, है ना। इस दिमाग में बैठा के रखना कॉन्सेप्ट कि नदी जिस ओर से निकलती है उस ओर मुख नहीं रखते, जिस ओर नदी बहती है उस ओर मुख रखते हैं, फिर दायां बायां डिसाइड करते हैं। ठीक, इतना याद रखना। आओ, उत्तरी सहायक नदी देखते। उत्तरी की ओर सहायक नदी कौन कौन थी? पहले शिवनाथ थी, फिर हसदेव थी, फिर बोरई थी, फिर मांड थी, फिर केलो थी, फिर ईप थी। दिमाग में आया कि नहीं आया? मैप जो देखे आज दिमाग में आ रहा है ना। पहले आ रहा कौन आ रहा आपका? शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर बोलो बोलो बोरई, फिर मांड, फिर केलो, फिर ई बाहर करके ईब। दिमाग बैठ गया। अब सब मैप बनाने बोलूंगा इसलिए दिमाग बनाओ बोल रहा हूँ। अभी ये मैप बनाने बोलूंगा, फटाक से बनाओगे सब। दक्षिणी सहायक नदी में कौन कौन देखे थे पहले हम लोग? आपका पहले दूध ले लो, पहले दूध नदी ले लो। पहले दूध नदी था, फिर कौन सा था? पैरी, फिर सोंढूर, फिर जोग, सूखा, सूखा फिर जोग, फिर कुडार, फिर बलमदेई, फिर लात, फिर और भूल गए? बलमदेई तो हो गया, लात भी हो गया, तेल तो नीचे से निकल रहा। 2 ठो और था। सुरंगी और ओंग, सुरंगी और ओंग। अब दिमाग जोड़ डाले ना, कहाँ भूल रहा दिमाग, इसलिए बहुत जरूरी रिवीजन करना। अब फट से उस सेक्शन को देख लो, ऐसे ही घर में भी करना। जोड़ डाल दिमाग में सोचना, जब नहीं आएगा फट से मैप देखना, तो जीवन भर हमेशा याद रहेगा फिर वो। हाँ देखो फटाक से कौन कौन दिख रहा है दक्षिणों में? दूध, फिर सोंढूर, फिर पैरी, फिर सूखा। सब इसको उल्टा बोल रहे थे। पहले सूखा, फिर कोडार, फिर बलमदेई, फिर जोग, फिर लात। लात के बाद बोला था 2 ठस निकाला। दो पहले कौन? सुरंगी, और किसमें निकाल रहा था? ओंग, और लास्ट में यहाँ से तेल। क्लियर हो गई बातें? उत्तर की ओर कौन कौन आ रहा था? शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर बोरई, फिर मांड, फिर केलो, फिर ईब। क्लियर हो गई बातें? उत्तर दक्षिण नदियां। चलिए आज सब याद कर लो तो सबको मैं आज मोए मोए करवाऊंगा तुम लोग को। मोए मोए। चलो ठीक है, चलो हो गया। चलिए महानदी परिस्थिति परियोजनाएं देख लेते हैं। ठीक है, चलो बताइए
इस पे रुद्री बैराज, पहला परियोजना कौन सा दिख रहा है, रुद्री बैराज। दूसरा परियोजना हीराकुंड बांध, तीसरा परियोजना दुधावा बांध, चौथा परियोजना। तो महानदी पर कितने परियोजनाएं दिख रही हैं, कितने परियोजनाएं दिख रही हैं, मोए मोए बेटा सब दिखता है मेरे को। कितने परियोजनाएं हैं, ये मेरी उंगली देख के बोल रही थी ऐसे करके। कितने परियोजनाएं हैं, ऐसे बोलना पड़े, कितने परियोजनाएं हैं। चलो पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। अब इसमें देखो धमतरी संबलपुर से छोड़ दो, कांकेर और धमतरी, धमतरी धमतरी में कितने ठो है, तो धमतरी में कौन कौन है, रुद्री और गंगरेल। कौन कौन है, रुद्री और गंगरेल। सबसे दक्षिण सबसे पहले कौन सी नदी हम लोग पकड़े थे, दूध नदी। तो दूध नदी पे कौन कहां पर है, कांकेर में। तो दुधावा परियोजना कहां पर है, कांकेर में। दुधावा परियोजना कांकेर में, कहां पर, कांकेर में। क्लियर हो गई बात इतनी। तो कांकेर में कौन सी है, दुधावा। धमतरी में रुद्री और गंगरेल, धमतरी में रुद्री और गंगरेल, धमतरी में। और भाई हीराकुंड कहाँ है, संबलपुर उड़ीसा में। क्लियर हो गई बातें। अब भारत का सबसे लंबा बांध है कौन, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम जो भारत का सबसे लंबा बांध है, लगभग आपको 5 किलोमीटर के आसपास, 4.8 किलोमीटर के आसपास। क्लियर हो गई बातें, याद रखिए। तो इसलिए याद रखिए भैया सब भारत सबसे लंबा बांध है। लंबाई कितनी बोलेंगे, तो लगभग लंबाई इसकी है कितनी, 5 किलोमीटर के लगभग, कितना, लगभग 4.8 किलोमीटर के आसपास, ऐसे याद रखना, ठीक। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, कौन सी नदी पर है, कहां पर है, कब बना था, 48 से आजादी के जस्ट बाद है ना, 48 से 58 में। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो बताइए महानदी में कितनी परियोजनाएं हैं, बिना देखे अपना अपना एनालिसिस करेंगे। पहला कौन है, जिला पकड़ो, पहला कांकेर पकड़ खत्म करो। कांकेर में कौन सा है, धमतरी में कौन कौन, रुद्री और भाई लास्ट उड़ीसा में कौन सा है, कहां पर उड़ीसा में, कितना लंबाई है, 5 में, कब बना था, 48 से 58 में। चलो गंगरेल ना, आएगा आएगा, वो भी आएगा। ये हो गया डैम। एक है आपको वर्ल्ड बैंक द्वारा बनी परियोजना, एक है नदी जोड़ो लिंकेज परियोजना। ऐसा अलग अलग चीज है, गंगरेल से जुड़ करके सब पढ़ेंगे। तब चलो ये वाला हो गया हमारा 48 घंटा, इसको पकड़ो। कांकेर वाला खत्म करो। कांकेर वाला कब का भैया आपका दिख रहा है, दुधावा। तो दुधवा बांध कब का है, 62 से 65। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यही याद होना चाहिए। दुधवा कब का है, तो दूध कैसे रुपए लीटर है, तो बोलेंगे कैसे रुपए लीटर दूध, याद रखना ऐसे ही करके। गंगरेल बांध, गंगरेल बांध, तो गंगरेल बांध कौन कौन होंगे, हम लोग 7 लोग 9 बार घूमने गए, हम साथ साथ जाएंगे 9 लोग घूमने के लिए। क्या याद रखोगे, हाँ साथ साथ जाएंगे 9 लोग घूमने के लिए, याद हो गया। तो 1979 कितना गंगरेल बांध, 79। दुधवा बांध 62 से 65। रुद्री बैराज 12 से 15, रुद्री बैराज 12 से 15। तो देखो अंग्रेज जब थे तब का बना हुआ है ना, तो पुराना बैराज में से है। क्लियर हो गई बातें। कब बना है आपका, 12 से 15। तो इन चारों में सबसे पुराना कौन है, रुद्री बैराज। कब का है, हीराकुंड, दुधवा और गंगरेल बांध। हाँ चलो, योगी भाई बांध है ना, योगी महानदी पर स्थित परियोजना है। परियोजना मतलब जिसका अलग अलग योजनाएं हों, जैसे भी योजना मतलब सिंचाई के लिए पानी देना, बिजली पैदा करना, ये सब चीजें। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना, उसका छोटा रूप जिसका उपयोग केवल जल को बढ़ाने स्तर पर और सिंचाई के लिए केवल करते हैं। क्लियर हो गई बातें। माने स्टॉप डैम बना देते हैं हम लोग कहीं पर, उसको छोटे रूप में क्या बोलेंगे हम लोग आपका, तो बैराज। क्या बोलेंगे छोटे रूप में, बैराज। जहां आपका बैरिकेड लगा दिया जाए, गेट लगा दिया जाए, जैसे भी आपका अर्पा नदी में लगाया जा रहा है, ताकि इधर से आने वाले पानी को हम रोकेंगे और गेट बंद कर देंगे, तो पानी इधर भर जाएगा पूरा पीछे, और हल्का हल्का छोड़ेंगे ताकि भाई नदी में जल स्तर बना रह जाए। ठीक है, तो जल की ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, छोटे छोटे बैराज बनाते हैं। तो बैराज छोटा रूप है और बड़ा रूप क्या है, बांध। ठीक है, हाँ। अब देखिए साराडी बैराज, तो साराडी बैराज कहां पर है, साराडी बैराज, जोर से, साराडी बैराज, कलमा बैराज, मिरौनी बैराज, शक्ति में कौन सा, तीनों एक साथ। शक्ति में कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, हाँ। जाइंट चापा में कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, और रायपुर में कौन सा, रायपुर में कौन सा, रायपुर में कौन सा,
चलो फिर से एक बार ध्यान से देखो, फटाक से पूछूंगा, फटाक से खत्म करेंगे इसको। देखो एक बार ध्यान से, फिर बिना देखे बोलना है। हो गया? चलो देखना मत बताना। बताओ रायपुर में कौन सा बैराज है? रायपुर में। और जांजगीर चांपा में? जांजगीर चांपा में पहला, दूसरा, शक्ति में, शक्ति में, फिर बोलो शक्ति में पहला, शक्ति में दूसरा, शक्ति में तीसरा, जहाँ आपका जांजगीर चांपा में, फिर जांजगीर चांपा में, रायपुर में। तो समोदा बोले तो बोलेंगे रायपुर, सरोदा बीच में र लगा दिए बोलेंगे कबीरधाम। क्या बोलोगे? तो समोदा कहाँ, सरोदा कहाँ, समोदा कहाँ, सरोदा कहाँ? क्लियर हो गई बात? फटाफट इसको देख लेते हैं वन लाइनर को। जब महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कितनी उसकी लंबाई शिवनाथ की? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? आ गया में ना, तो देखो यही ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरने वाली नदी, क्षेत्र घेरने वाली नदी, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी सड़क पुल। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी सड़क पुल, नदी पे बना हुआ सड़क वाला पुल कहां पर है? सूरजगढ़ रायगढ़। पहले इसको पहले कहां पर है? नंदी गांव व सूरजगढ़ रायगढ़। एक तरफ नंदी गांव, एक तरफ सूरजगढ़, दोनों के बीच में जोड़ता हुआ पुल है जिसको बोलते हैं सूरजपुर। तो क्या बोलेंगे कौन कौन गांव? नंदी गांव और सूरजगढ़। क्या क्या? नंदी गांव और सूरजगढ़। सूरजगढ़ के नाम से पुल भी नाम हो गया है सूरजपुल, है ना। सूरजपुर पुल, सूरजगांव पुल ऐसा बोल देते हैं। और इसका नाम अलग से भी किया गया जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो कहां पर है ये? कौन सी नदी पर है ये? महानदी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी सड़क पुल कहां पर है? महानदी पर है। कौन कौन से गांव को जोड़ता है? कौन से जिले में है? याद रखिएगा। चलिए, महानदी एवं शिवनाथ नदी का द्वाब क्षेत्र कहाँ का फैला हुआ है? हाँ, द्वाब क्षेत्र उसी में पड़ा था ना, रायपुर दुर्ग जिले में। बाकी पार्क का मैदान था, महानदी पार्क में शिवनाथ पार्क का मैदान। रांची में राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव लोमहर्ष ऋषि आश्रम तक सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला बनाया गया है। तो भैया कहाँ बनाया गया है लक्ष्मण झूला? रांची में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में तीन तीन जगह पहले लक्ष्मण झूला है ना, मगर पहले भैया इसको पढ़ो, कहाँ पर है आपका? राजीव में। के किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग? लक्ष्मण झूला और सस्पेंशन ब्रिज, जो तार से बंधा हुआ रहता है वैसा। क्लियर हो गई बातें? और कौन किसको इसको जोड़ता है ये? राजीव लोचन मंदिर, फिर कुलेश्वर महादेव मंदिर, फिर तो किसको जोड़ता है? किस नाम जानते हैं इसको? कौन से जिले में है? चलिए, तो शिवनाथ नदी आ गया है, उसको नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अंदर भेज दो।